नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम भारत से जुड़े कुछ बेहद अहम और ताज़ा तरीन मसलों पर बात करेंगे। जी। सुरक्षा है, कृषि, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, कूटनीति, काफी कुछ है। हाँ, कई सारे अहम विषय हैं आज। हमारे पास सरकारी रिपोर्ट्स हैं, कुछ जाने माने अखबारों के लेख और विश्लेषण भी हैं जो इन अलग अलग लेकिन जरूरी विषयों पर काफी जानकारी देते हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद है इन स्रोतों को खंगालना, है ना, देखना कि मुख्य बातें क्या हैं। सही कहा, क्यों ये मायने रखती हैं और आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा की एक बड़ी चुनौती, नक्सलवाद की। इस पर काबू पाने में काफी प्रगति दिख रही है, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, ये बात तो है। मतलब वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद कभी देश की सबसे बड़ी अंदरूनी सुरक्षा चुनौती माना जाता था। हाँ, पर अब लगता है इस कॉन्सेप्ट काफी कम हो गया है। वो रेड कॉरिडोर वाली बात अब पुरानी हो गई लगती है। काफी हद तक अब ये समस्या मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र के भी बहुत सीमित इलाकों तक ही रह गई है। और आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। नक्सली हिंसा की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। आप सोचिए, 2013 में 126 जिले प्रभावित थे। बाप रे, 126? हाँ, और मार्च 2025 तक ये संख्या सिर्फ 18 रह गई। सिर्फ 18? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। बहुत बड़ी, और इनमें भी सिर्फ 6 जिले ही बहुत ज्यादा प्रभावित माने जाते हैं। अच्छा। अगर पिछले दशक से तुलना करें, मतलब 2004-14 की तुलना में 2014-23 में, तो नक्सली घटनाओं में 50% से ज्यादा की कमी आई है। 50% से ज्यादा? जी, और सरकार का इरादा तो मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने का है। ये एक बड़ा लक्ष्य है। अच्छा, ये बताइए, ये माओवाद और नक्सलवाद क्या ये एक ही चीज है या इनमें कुछ फर्क है? अक्सर ये शब्द सुनने में आते हैं। देखिए, इनमें थोड़ा फर्क है, हालांकि जुड़े हुए हैं। माओवाद एक विचारधारा है जो चीन के माओ से तुंग ने दी थी। हाँ, माओ वाली। बिल्कुल। इसका मकसद होता है हथियारों के बल पर लोगों को साथ लेकर और रणनीतिक गठजोड़ बनाकर सत्ता पर कब्जा करना। वो इसे लंबा चलने वाला जनयुद्ध या प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर कहते हैं। अच्छा, और नक्सलवाद? नक्सलवाद शब्द, जैसा कि नाम से ही लगता है, पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से आया है। हाँ, 1967 वाला विद्रोह। सही। वहां 1967 में एक किसान विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व CPIM के कुछ नेताओं ने किया था। तो भारत में नक्सलवादी आमतौर पर उन लोगों को कहा जाता है जो सरकार के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष की बात करते हैं। और इनमें से कई माओवादी विचारधारा से प्रभावित हैं? हाँ, बिल्कुल। भारत में जो सबसे बड़ा और हिंसक समूह है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी है, जो 2004 में बनी थी। ये माओवादी विचारधारा को ही मानता है और सरकार ने इसे बैन किया हुआ है। जी हाँ, इसे और इसके कई फ्रंट संगठनों को, मतलब जो मुखौटा संगठन होते, उन्हें UAPA कानून के तहत बैन किया हुआ है। ये फ्रंट संगठन कैसे काम करते हैं, मतलब छुपे तौर पर? हाँ, अक्सर ये मानव अधिकार या सामाजिक मुद्दों की आड़ में अपनी गतिविधियां चलाते हैं ताकि सीधी पहचान न हो पाए। अच्छा, तो सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए क्या तरीका अपनाए हैं? ये सिर्फ सुरक्षा बलों की कार्रवाई है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, सरकार की रणनीति बहुआयामी है। मतलब सिर्फ बंदूक का जवाब बंदूक से नहीं। ठीक है। एक तरफ तो सुरक्षा के मोर्चे पर सख्ती है, बिल्कुल है। इसके लिए केंद्रीय पुलिस बल है, CAPFs, रिजर्व बटालियन है, खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। जैसे वो छत्तीसगढ़ वाला ऑपरेशन कागर। हाँ, ऑपरेशन कागर, या जिसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी कहा गया है। पुलिस थानों को मजबूत बनाया गया है, सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, और NIA और ED जैसी एजेंसियां इनकी फंडिंग रोकने पर भी काम कर रही हैं। पैसे का रास्ता बंद करना बहुत जरूरी है। वो तो है। और दूसरी तरफ आपने कहा बहुआयामी है। हाँ, दूसरी तरफ विकास पर बहुत जोर है। ये माना गया है कि सिर्फ ताकत से बात नहीं बनेगी, लोगों का भरोसा जीतना भी जरूरी है। इसीलिए प्रभावित इलाकों में सड़कें बनाना, जैसे RRPI, RCPLWA योजनाएं हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाना। दिसंबर 2025 तक 4G का लक्ष्य है। कनेक्टिविटी तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बैंक शाखाएं खोलना, ATM लगाना, युवाओं को कौशल सिखाना, ITI स्किल सेंटर खोलना, बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल। अच्छा, मतलब शिक्षा और रोजगार पर भी ध्यान है। जी, स्पेशल फंड्स भी दिए जा रहे हैं, जैसे SIS और SCA,
और हाल ही में एक नया अभियान भी शुरू हुआ है, धरती आबा जनजाति ग्रामोत्कर्ष अभियान। धरती आबा ये बिरसा मुंडा से जुड़ा है? हाँ, उन्हीं के नाम पर। इसका फोकस जनजातीय गांवों के विकास पर है। तो मतलब लोगों को जोड़ने की भी कोशिश हो रही है सीधे तौर पर? बिल्कुल। सुरक्षा बल खुद सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? इसमें वो स्थानीय लोगों के लिए कल्याणकारी काम करते हैं, जैसे मेडिकल कैंप लगाना, खेल कूद कराना, जरूरी सामान बांटना। इससे पुलिस और जनता के बीच एक रिश्ता बनता है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, फिर मीडिया के जरिए माओवादी प्रचार का जवाब दिया जाता है। आदिवासी युवाओं के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं ताकि वो देश के दूसरे हिस्से देखें, समझें। और जो हथियार डाल देते हैं उनका क्या? उनके पुनर्वास की भी पूरी व्यवस्था है। उन्हें शिक्षा दी जाती है, काम की ट्रेनिंग दी जाती है, आर्थिक मदद भी मिलती है ताकि वो समाज की मुख्य धारा में वापस आ सकें। तो ये तो काफी व्यापक रणनीति लगती है। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद कुछ मुश्किलें तो अब भी होंगी। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ एकदम आसान हो गया है। कभी कभी भ्रष्टाचार भी आड़े आ जाता है। और वो इलाके भी तो मुश्किल हैं, जंगल, पहाड़। हाँ, दुर्गम इलाके हैं। इसका फायदा उठाकर ये लोग छिप जाते हैं, गुरिल्ला रणनीति अपनाते हैं। फिर माओवादी अपनी विचारधारा का प्रचार करते रहते हैं, खासकर आदिवासियों के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें बाहर से कोई मदद मिलती है या नहीं, ये भी एक सवाल रहता है हमेशा। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए आगे क्या करने की जरूरत लगती है? इन स्रोतों के आधार पर क्या सुझाव हैं? देखिए, आगे का रास्ता यही है कि जो काम हो रहा है उसे और तेज और प्रभावी बनाया जाए। स्थानीय प्रशासन को और मजबूत करना होगा ताकि लोगों की शिकायतें जल्दी सुनी जाएं, उनका निपटारा हो। हाँ, लोकल गवर्नेंस। बिल्कुल। रोजगार के मौके पैदा करना बहुत जरूरी है ताकि युवा गुमराह ना हो। विकास के काम तेजी से और ईमानदारी से पूरे हों। स्थानीय संस्कृति का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी बढ़े। जमीन से जुड़े मसले, खासकर आदिवासियों के जो अधिकार हैं, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विश्वास बहाली भी अहम होगी पुलिस और जनता के बीच। बहुत ज्यादा अहम। सामुदायिक पुलिसिंग और विश्वास बहाली के कार्यक्रम और बढ़ाने होंगे। जो हथियार डाल चुके हैं उनका पुनरावास ठीक से हो, ये सुनिश्चित करना होगा। और साथ ही सुरक्षा बलों की मुस्तैदी तो बनाए रखनी ही होगी। यानी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रोक नहीं सकते। बिल्कुल नहीं रोक सकते। लगता है कि रणनीति सही दिशा में है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिश करनी होगी। बिल्कुल सही। चलिए अब जरा दिशा बदलते हैं और कृषि क्षेत्र की तरफ रुख करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लेकर कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। सरकार ने हाल ही में रबी फसलों के लिए 2026-27 सीजन का MSP तय किया है और इसमें कुछ खास बात नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि MSP का मकसद अब सिर्फ कीमत की गारंटी देना नहीं रहा। हाँ, कुछ वैसा ही लग रहा है। मतलब MSP नीति में एक बदलाव का संकेत मिल रहा है। अब फोकस सिर्फ मूल्य समर्थन से आगे बढ़कर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर भी है, खासकर दालों और तिलहनों में। अच्छा, पहले एक बार जल्दी से बता दें कि MSP आखिर है क्या? हालांकि हमारे ज्यादातर श्रोता जानते होंगे। हाँ, संक्षेप में ये वो कम से कम कीमत है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। ठीक है। ये एक तरह से किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। बाजार में दाम अगर गिर भी जाएं तो उन्हें एक तय कीमत मिल जाती है। एक गारंटी। और इसे तय कौन करता है? कोई कमेटी? इसकी सिफारिश करती है कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP। CACP? हाँ, और अंतिम मंजूरी देती है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और ये तय कैसे होता है? मतलब क्या देखा जाता है? कई चीजें देखी जाती हैं। फसल उगाने की लागत कितनी आई, बाजार में मांग और सप्लाई कैसी है, पिछले सालों के दाम क्या रहे हैं, वगैरह वगैरह। और एक अहम बात, 2018-19 से सरकार ये कोशिश कर रही है कि MSP उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना हो। यानी किसान को कम से कम 50% मुनाफा मिले। हाँ, न्यूनतम 50% लाभ मार्जिन सुनिश्चित करने की कोशिश है। कितनी फसलों पर मिलता है ये MSP? ये कुल 22 अनिवार्य फसलों के लिए घोषित होता है। 22? जी। 14 खरीफ की फसलें, 6 रबी की और 2 वाणिज्यिक यानी नकदी फसलें। गन्ने के लिए बस MSP नहीं, FRP होता है, उचित और लाभकारी मूल्य। अच्छा, गन्ने के लिए अलग
और ये सब फसलें खरीदता कौन है? सरकार की कौन सी एजेंसी? देखिए, अनाज मतलब गेहूं और चावल, इसकी खरीद मुख्य रूप से FCI यानी भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की अपनी एजेंसियां करती हैं। FCI तो बहुत सुना है। हाँ, और दालें, तिलहन, नारियल वगैरह की खरीद NAFED और NCCF जैसी सहकारी एजेंसियां करती हैं। खासतौर पर PM आशा योजना के तहत एक मूल्य समर्थन योजना PSS चलती है, उसके अंतर्गत। PM आशा। जी। और कपास के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI और जूट के लिए जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया JCI हैं। इनकी खरीद पर कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। जितना किसान बेचना चाहे, सरकार खरीदती है। अच्छा, तो पिछले कुछ सालों में इस MSP नीति में क्या बदलाव आए? आपने शुरू में आत्मनिर्भरता की बात की थी। हाँ, बदलाव साफ दिख रहा है। देखिए, MSP हमेशा से किसानों के लिए एक सुरक्षा जाल तो रहा ही है। वो तो है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी हो रहा है। मतलब सरकार किसानों को सिर्फ गेहूं चावल उगाने के बजाय दालें, तिलहन, मोटे अनाज उगाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। अच्छा, ताकि सिर्फ 2-3 फसलों पर निर्भरता कम हो। बिल्कुल, और इसका नतीजा भी दिख रहा है। MSP का फायदा पाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है। एक अनुमान के मुताबिक 2024-25 तक करीब 1.84 करोड़ किसानों तक ये लाभ पहुंच रहा है। और खरीद की मात्रा वो भी बढ़ी है? हाँ, खरीद भी ज्यादा हो रही है। 2014-15 में लगभग 761 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी, जो 2024-25 में बढ़कर 1175 लाख मीट्रिक टन हो गई। ये तो काफी बढ़ोतरी है। और दालों को लेकर सरकार का लक्ष्य तो बहुत महत्वाकांक्षी है। क्या लक्ष्य है? 2027 तक दालों में आत्मनिर्भर बनना। सरकार ने तो ये वादा भी किया है कि 2028-29 तक देश में पैदा होने वाली जो मुख्य दालें हैं, उनका 100% उत्पादन खरीदने को तैयार है। 100%? ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है किसानों के लिए। बहुत बड़ा। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल बढ़ रहा है। रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक सब ऑनलाइन करने की कोशिश है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और बिचौलिए कम हो। PM आशा योजना का बजट भी 45,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सुनने में तो ये सब काफी अच्छा लगता है, किसानों के लिए भी और देश के लिए भी। लेकिन क्या इस MSP सिस्टम में कोई दिक्कतें नहीं है? कुछ चुनौतियां? वितरण ये काफी खर्चीली है सरकार के लिए। हाँ, पैसा तो लगता होगा। दूसरा, जैसा हमने कहा, ज्यादातर खरीद गेहूं और चावल की होती है। इससे पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में पानी का स्तर गिर रहा है, जमीन की सेहत खराब हो रही है, मतलब पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं। और क्या सभी किसानों को फायदा मिलता है इसका? नहीं, यही एक बड़ी दिक्कत है। इसका फायदा मुख्य रूप से कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी UP, मध्य प्रदेश के किसानों को, और वो भी ज्यादातर बड़े किसानों को ही मिलता है। छोटे किसान अक्सर इसका लाभ नहीं उठा पाते। क्यों? कई कारण हैं। जानकारी की कमी, खरीद केंद्रों का दूर होना, उपज को मंडी तक ले जाने का खर्च, गुणवत्ता के मानक, बहुत कुछ है। शांता कुमार कमेटी ने तो 2015 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सिर्फ 6% किसानों को ही MSP मिल पाता है। सिर्फ 6%? हाँ, हालांकि अब स्थिति थोड़ी बेहतर हुई होगी, लेकिन अभी भी कवरेज बहुत कम है। पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठते हैं। तो फिर इसका हल क्या हो सकता है? क्या सुझाव दिए जाते हैं? हल के तौर पर कई बातें कही जाती हैं। पहला, MSP का दायरा बढ़ाया जाए और फसलें इसमें शामिल हों, खासकर वो जिनमें हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, जैसे तिलहन। दूसरा, खरीद की व्यवस्था सुधारी जाए, गोदामों की कमी दूर हो, खरीद प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाए। टेक्नोलॉजी से मदद मिल सकती है इसमें? बिल्कुल, किसानों को जागरूक किया जाए और डिजिटल प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल हो। तीसरा, गेहूं चावल के अलावा दूसरी फसलें जैसे दालें, मोटे अनाज, तिलहन उगाने वाले किसानों को ज्यादा प्रोत्साहन मिले। चौथा, नियमों को सख्ती से और समय पर लागू किया जाए। और एक समग्र नीति की जरूरत है। हाँ, सबसे जरूरी यही है कि MSP को सिर्फ कीमत गारंटी न मानकर इसे किसानों की आमदनी बढ़ाने के व्यापक लक्ष्य और बाजार सुधारों से जोड़कर देखा जाए। एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। सही है। तो कुल मिलाकर MSP पर सरकार का नया जोर सिर्फ किसानों की मदद करना ही नहीं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, खासकर दालों और तिलहनों की जरूरतें पूरी करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। पर इसे जमीन पर उतारना वाकई एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं पर्यावरण की, और खासकर शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के एक अहम टूल की,
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP। हाँ, GRAP। दिल्ली NCR में तो ये नाम अब बहुत आम हो गया है। जैसे ही हवा थोड़ी खराब होती है, GRAP लागू होने की खबरें आने लगती हैं। जी, और हाल ही में दिल्ली का AQI खराब श्रेणी में पहुंचने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने NCR में GRAP का पहला चरण लागू भी कर दिया। तो आखिर ये GRAP है क्या चीज? ये कैसे काम करता है? ग्रैप असल में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों यानी NCR में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने पर उठाए जाने वाले कदमों का एक सेट है। ये पहले से तय किया हुआ एक इमरजेंसी प्लान है। इमरजेंसी प्लान? हाँ, मतलब जब प्रदूषण बढ़ने लगता है तो क्या क्या कदम उठाने हैं ये पहले से तय है। इसे 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बनाया गया था। MC मेहता बनाम भारत सरकार केस में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर? जी, इसका मकसद है कि जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़े वैसे वैसे एक तय तरीके से तालमेल के साथ और समय पर कदम उठाए जाएं ताकि स्थिति कंट्रोल से बाहर न हो। और इसे लागू कौन करता है, दिल्ली सरकार या केंद्र? इसे लागू करने की जिम्मेदारी है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM की। CAQM? हाँ, यह आयोग पर्यावरण मंत्रालय और संबंधित राज्यों दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के अधिकारियों के साथ मिलकर इसे लागू करवाता है। इसके अलग अलग चरण होते हैं ना, स्टेज 1, स्टेज 2? हाँ बिल्कुल, ये हवा की गुणवत्ता यानी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर काम करता है। मोटे तौर पर 4 चरण हैं। कौन कौन से? पहला चरण तब लागू होता है जब हवा खराब होती है, AQI 201 से 300। इसमें कुछ बुनियादी उपाय होते हैं जैसे सड़कों की मैकेनाइज सफाई बढ़ाना, निर्माण स्थलों पर धूल कंट्रोल करना, पानी का छिड़काव, गाड़ियों के PUC सर्टिफिकेट सख्ती से चेक करना। ठीक है, ये तो सामान्य उपाय लग रहे हैं। हाँ, दूसरा चरण तब आता है जब हवा बहुत खराब हो जाती है, AQI 301 से 400। इसमें थोड़े और सख्त कदम उठाए जाते हैं जैसे होटल रेस्टोरेंट में कोयले लकड़ी का इस्तेमाल बंद करना, जरूरी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर का इस्तेमाल सीमित करना। और तीसरा चरण गंभीर हवा AQI 401 से 450 पर लागू होता है। इसमें और कड़ी पाबंदियां लगती हैं जैसे BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक लग सकती है। निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक, जरूरी प्रोजेक्ट छोड़कर ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट बंद किए जा सकते हैं। स्कूल चाहें तो ऑनलाइन क्लास चला सकते हैं। अच्छा, मतलब असर दिखने लगता है आम जनजीवन पर? बिल्कुल। और चौथा और आखिरी चरण होता है गंभीर प्लस, AQI 450 से ऊपर। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत कड़े कदम उठाए जाते हैं। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद कर दी जाती है, जरूरी सामान वाले छोड़कर। दिल्ली में रजिस्टर्ड मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल के चलने पर रोक लग सकती है। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद किए जा सकते हैं। गैर जरूरी औद्योगिक गतिविधियां बंद हो सकती हैं। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा जा सकता है। बाप रे, ये तो लगभग लॉकडाउन जैसा हो गया। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। मकसद यही है कि प्रदूषण के स्रोत कम से कम किए जाएं जब हवा बहुत ज्यादा जहरीली हो जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि फौरन एक्शन लिया जा सके, इंतजार ना करना पड़े। बिल्कुल, एक सिस्टमैटिक पहले से तय रिस्पॉन्स हो। स्थिति बिगड़ने का इंतजार न किया जाए बल्कि AQI के आधार पर अपने आप कदम उठते जाएं। आपने AQI का जिक्र किया, ये क्या है? ये नंबर कैसे तय होता है? AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये हवा की क्वालिटी बताने का एक सरल तरीका है। इसे पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत लॉन्च किया था। अच्छा। इसमें एक नंबर, एक रंग, एक विवरण का फंडा है। 6 कैटेगरी होती हैं। अच्छा। संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर। हर कैटेगरी का अपना रंग कोड होता है ताकि आम आदमी भी समझ सके। हाँ, इसका मकसद यही है कि हवा की गुणवत्ता से जुड़ा जो जटिल डेटा होता है उसे आम लोगों के लिए समझना आसान बनाया जाए। आप AQI देखकर ही समझ सकते हैं कि आज बाहर निकलना सेहत के लिए ठीक है या नहीं। और ये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM जिसके बारे में आपने बताया, हाँ। ये क्या है? ये कोई नई संस्था है? हाँ, ये अपेक्षाकृत नहीं है। CAQM एक कानूनी संस्था है। मतलब इसे संसद के कानून, NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत बनाया गया है। अच्छा, ये सिर्फ दिल्ली के लिए? नहीं, इसका दायरा बड़ा है। ये NCR और उससे सटे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों में
हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नीतियां बनाने, राज्यों के बीच तालमेल बिठाने और उपायों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार है। और ये सीधे संसद को जवाबदेह हैं? जी हाँ। ठीक है, तो ये GRAP और CAQM मिलकर दिल्ली NCR की हवा साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब एक बिल्कुल अलग और काफी रोमांचक क्षेत्र की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी और सुरक्षा, खासकर क्वांटम टेक्नोलॉजी में भारत की एक नई कामयाबी की खबर है। हाँ, ये खबर वाकई बहुत दिलचस्प है और भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण भी। बेंगलुरु में जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हाँ, CV रमन वाला जी, वहाँ के शोधकर्ताओं ने पहली बार एक कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ट्रू रैंडम नंबर TRNS बनाने का एक नया तरीका विकसित किया है। ट्रू रैंडम नंबर, ये क्या बला है? सुनने में तो आम रैंडम नंबर जैसा ही लगता है। नहीं, ये आम नहीं है, यहीं पर क्वांटम फिजिक्स का जादू है। देखिए, ट्रू रैंडम नंबर ऐसे नंबरों का क्रम होता है जो क्वांटम कणों के स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित, मतलब जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वैसे व्यवहार को मापकर पैदा किए जाते हैं। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम से नहीं? नहीं, इनकी रैंडमनेस किसी कंप्यूटर के एल्गोरिथम या किसी पैटर्न से नहीं आती, बल्कि प्रकृति के मूलभूत नियमों से आती है। जैसे क्वांटम फिजिक्स में एक कण, मान लीजिए एक फोटॉन, एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकता है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। हाँ, सुना है। जब आप उसे नापते हैं तो वो किसी एक अवस्था में ढल जाता है, लेकिन किस अवस्था में ढलेगा ये पूरी तरह से रैंडम होता है। इसी रैंडमनेस का इस्तेमाल TRNS बनाने में होता है। अच्छा, तो ये सचमुच के रैंडम है? बिल्कुल, इसीलिए इन्हें ट्रू रैंडम नंबर कहते हैं। और RR के तरीके में नया क्या है? पहले नहीं बनते थे ये? बनते थे, लेकिन RRI का तरीका थोड़ा अलग और शायद ज्यादा प्रैक्टिकल है। पहले के जो प्रयोग थे उनमें स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए क्वांटम कणों को फिजिकली अलग अलग रखना पड़ता था, मतलब स्पेस सेपरेशन। ठीक है। RRI ने टाइम सेपरेशन यानी समय के अंतराल का इस्तेमाल किया है। इससे ये तरीका रोजमर्रा की सेटिंग्स में लागू करने के ज्यादा करीब आ गया है। पर इसकी जरूरत क्या है? डिजिटल सुरक्षा के लिए इतना जरूरी क्यों है? हमारे पासवर्ड और एन्क्रिप्शन तो अभी भी काम कर रहे हैं। हाँ, अभी कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में, खासकर जब शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे, तब खतरा है। कैसे? देखिए, हमारी आज की पूरी डिजिटल सुरक्षा की नींव रैंडम नंबरों पर टिकी है। पासवर्ड बनाने से लेकर डेटा को एन्क्रिप्ट करने वाली जो कीज होती हैं, वो सब रैंडम नंबरों से बनती हैं। लेकिन ज्यादातर सिस्टम अभी जो रैंडम नंबर इस्तेमाल करते हैं वो स्यूडो रैंडम नंबर होते हैं। सूडो मतलब नकली? हाँ, एक तरह से नकली कह सकते हैं। ये कंप्यूटर एल्गोरिदम से बनते हैं। ये दिखने में रैंडम लगते हैं पर असल में होते नहीं हैं। अगर किसी को वो एल्गोरिदम पता चल जाए तो वो इन नंबरों का अंदाजा लगा सकता है। अच्छा। और भविष्य में जब बहुत ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो ऐसा माना जाता है कि वो आज के सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन को भी तोड़ सकेंगे, क्योंकि वो इन TRNS के पैटर्न को समझ पाएंगे। तो वहाँ TRNS काम आएंगे? बिल्कुल, क्योंकि TRNS सचमुच रैंडम है, उनका अंदाजा लगाना नामुमकिन है, क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी। इसलिए ये भविष्य की हैक प्रूफ डिजिटल सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माने जा रहे हैं। सुरक्षित कम्युनिकेशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, इन सब में इनका इस्तेमाल होगा। तो TRN और PRN में मुख्य फर्क क्या हुआ, अगर एक बार फिर से बताएं? मोटा फर्क ये है, PRN का सोर्स है कंप्यूटर एल्गोरिदम, TRN का सोर्स है क्वांटम घटनाएं। PRN का अंदाजा लगाया जा सकता है अगर एल्गोरिदम पता हो, TRN का अंदाजा लगाना मौलिक रूप से असंभव है। PRN असल में तयशुदा यानी डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, TRN सचमुच रैंडम है। सुरक्षा के लिहाज से TRN बहुत ज्यादा सुरक्षित है। PRN का इस्तेमाल आजकल सिमुलेशन, कंप्यूटर गेम्स वगैरह में होता है, जहां बहुत हाई लेवल की सुरक्षा नहीं चाहिए। समझ गया, ये तो वाकई पर ही बात है। और खबर में ये भी था कि ये भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM की पहली बड़ी वैश्विक उपलब्धि है। ये NQM क्या है? NQM भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी पहल है जो 2023-24 से शुरू होकर 2030-31 तक चलेगी। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आती है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करना। इसके तहत कई क्षेत्रों पर फोकस है। क्वांटम कंप्यूटिंग यानी मध्यम आकार के क्वांटम कंप्यूटर बनाना, क्वांटम कम्युनिकेशन जैसे हैक प्रूफ सैटेलाइट संचार, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD,
क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी यानी बहुत सटीक सेंसर और घड़ियां बनाना और नए क्वांटम मटेरियल और डिवाइसेस विकसित करना। काफी व्यापक मिशन है ये तो। हाँ, और इसे लागू करने के लिए देश में 4 खास थीमेटिक हब टी हब्स भी बनाए जा रहे हैं जो अलग-अलग संस्थानों में होंगे। तो ये RIR की सफलता इस मिशन के लिए एक बड़ी छलांग है। लगता है भविष्य की टेक्नोलॉजी में भारत पीछे नहीं रहना चाहता। बिल्कुल नहीं, और ये जरूरी भी है। चलिए अब थोड़ा कूटनीति और रक्षा सहयोग की तरफ चलते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नौसैनिक अभ्यास हुआ है हाल में, समुद्र शक्ति 2025। हाँ, मैंने पढ़ा था। भारतीय नौसेना इस बार विशाखापट्टनम में इसकी मेजबानी कर रही है। ये कौन सा संस्करण है? ये इस अभ्यास का 5वां संस्करण है। ये 2018 में शुरू हुआ था भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, अच्छा। हाँ, इसका फोकस होता है दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल और आपसी समझ को बढ़ाना। इसमें होता क्या है? किस तरह का अभ्यास? इसमें कई तरह के जटिल समुद्री ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे मिलिट्री इंटरडिक्शन ऑपरेशंस, मतलब समुद्र में संदिग्ध जहाजों को रोकना और उनकी तलाशी लेना, एक दूसरे के जहाजों पर हेलीकॉप्टर उतारना जिसे क्रॉस डेक लैंडिंग कहते हैं, हवाई सुरक्षा अभ्यास, हथियार चलाना, ये सब शामिल होता है। तो इसका बड़ा मकसद क्या है? सिर्फ ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो है ही, लेकिन उससे बढ़कर है। मुख्य मकसद है दोनों नौसेनाओं की साथ मिलकर काम करने की क्षमता, जिसे इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं, उसे बेहतर करना, और साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने रखना। ये एक तरह का रणनीतिक संदेश भी होता है। हाँ, आजकल हिंद प्रशांत क्षेत्र वैसे भी काफी चर्चा में है। बिल्कुल। वैसे भारत और इंडोनेशिया के बीच सिर्फ यही अभ्यास नहीं होता, उनकी सेनाओं के बीच गरुण शक्ति नाम का अभ्यास होता है जो आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन पर केंद्रित होता है। और दोनों देशों की नौसेनाएं साल में 2 बार समन्वित गश्त यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल भी करती हैं, जिसे इंडियन इंडो कॉर्पेट कहते हैं। अच्छा, यानी दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध काफी गहरे हैं। जी हाँ, और लगातार मजबूत हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आखिर में कुछ प्रशासनिक और नीतिगत खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। 2 छोटी लेकिन अहम खबरें। हाँ बिल्कुल। पहली खबर वित्त आयोग से जुड़ी है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 महीने बढ़ा दिया गया है। अच्छा, क्यों? कारण तो स्पष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन अब आयोग को अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 के बजाय 30 नवंबर 2025 तक देनी है। इसके अध्यक्ष जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया हैं। और ये आयोग करता क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल पर या जरूरत पड़ने पर उससे पहले भी इसका गठन करते हैं। संवैधानिक संस्था? जी हाँ, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसका मुख्य काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से होने वाली आमदनी का बंटवारा कैसे हो, इस पर सिफारिश देना, राज्यों को केंद्र से जो सहायता अनुदान ग्रांट्स एड मिलता है उसके सिद्धांत तय करना, और राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य की संचित निधि को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी सलाह देना। यानी केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है ये। बेहद महत्वपूर्ण। 16वां वित्त आयोग जो सिफारिशें देगा वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले अगले 5 सालों के लिए लागू होंगी। ठीक है, और दूसरी खबर वो हवाई यात्रा से जुड़ी थी शायद? हाँ, एक नई पहल शुरू हुई है, फेयर से फुर्सत। फेयर से फुर्सत, बड़ा दिलचस्प नाम है। ये क्या है? ये भारत की सरकारी क्षेत्रीय एयरलाइन अलायंस एयर की एक नई स्कीम है। इसे नागरिक उड्डयन मंत्री ने शुरू किया है। अच्छा, अलायंस एयर की। जी, ये असल में एक फिक्स्ड एयर फेयर स्कीम है। मतलब इसमें किराया एक समान रहेगा, चाहे आप टिकट उड़ान के दिन ही क्यों ना खरीदें। अरे वाह! आमतौर पर तो लास्ट मिनट पर किराया आसमान छूने लगता है। हाँ बिल्कुल, खासकर क्षेत्रीय रूटों पर यह समस्या ज्यादा होती है। तो इस स्कीम का मकसद है क्षेत्रीय हवाई किरायों को ज्यादा पारदर्शी, स्थिर और वहनीय बनाना। ये तो यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अचानक यात्रा करनी पड़ती है। उन्हें पहले से पता होगा कि किराया कितना लगेगा, लास्ट मिनट के बढ़े हुए दाम का तनाव कम होगा। ये सरकार के उड़ान उड़े देश का आम नागरिक मिशन के भी अनुरूप है, जिसका लक्ष्य छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना और हवाई यात्रा को सस्ता बनाना है। इससे शायद छोटे शहरों से पहली बार उड़ान भरने वालों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
उम्मीद तो यही है, जब किराया स्थिर और अनुमान लगाने योग्य होता है तो लोग यात्रा की योजना आसानी से बना पाते हैं। भारत का एविएशन सेक्टर वैसे भी काफी तेजी से बढ़ रहा है ना? बहुत तेजी से। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन बाजार बन चुका है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के यात्री यातायात में लगातार वृद्धि हो रही है। हवाई अड्डे भी बढ़े हैं काफी। हाँ, चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 थी, जो 2024 में बढ़कर 157 हो गई है। और सरकार का लक्ष्य तो 2047 तक देश में 350 से 400 हवाई अड्डे बनाने का है। तो फेयर से फुर्सत जैसी पहल इसी ग्रोथ को और सपोर्ट करने की एक कोशिश है। तो आज हमने कई अलग अलग मोर्चों पर भारत की तस्वीर देखी। जी हाँ। अंदरूनी सुरक्षा में नक्सलवाद की घटती चुनौती और उससे निपटने के मिले जुले प्रयास, कृषि में एमएसपी का बदलता रोल, जो अब सिर्फ कीमत गारंटी नहीं बल्कि दालों तिलहनों में आत्मनिर्भरता पर भी केंद्रित है। शहरों में प्रदूषण से लड़ने के लिए ग्रैप जैसा एक संस्थागत तंत्र, और भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी क्वांटम में भारत की रोमांचक प्रगति, जो डिजिटल सुरक्षा का भविष्य बदल सकती है। हिंद प्रशांत में इंडोनेशिया जैसे पड़ोसी देशों के साथ मजबूत होती नौसैनिक साझेदारी, और देश के अंदर वित्त आयोग के कार्यकाल विस्तार और हवाई यात्रा को सुलभ बनाने जैसी अहम नीतिगत पहलें। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि भारत एक साथ कई दिशाओं में सक्रिय है। चुनौतियां हैं, उनसे निपटाया जा रहा है और नए मौकों का फायदा उठाने की कोशिश भी हो रही है। हर क्षेत्र में लगातार कोशिश, बदलाव और नए तरीकों की जरूरत दिख रही है। सुरक्षा हो, कृषि हो, पर्यावरण या टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो जानकारी इन स्रोतों से मिली है वो एक सकारात्मक दिशा की ओर इशारा तो जरूर करती है। सही कहा। और इन सब बातों को सुनकर श्रोताओं के मन में शायद ये सवाल आए कि ये जो अलग अलग क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा जा रहा है, चाहे वो दालों में हो या रक्षा में या टेक्नोलॉजी में, ये कितना व्यावहारिक है? ये एक अहम सवाल है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए असल में और क्या-क्या करने की जरूरत होगी? किन रणनीतिक कदमों या संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी? ये वाकई एक सोचने लायक सवाल है जिस पर शायद अलग से भी बात हो सकती है। बिल्कुल। खैर, आज के लिए इतना ही। हमने काफी सारे विषयों को छूने की कोशिश की। जी हाँ। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और विषयों की गहराइयों को समझने के लिए। जरूर। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।